While the world has abandoned Afghanistan, the women stood to defend themselves, their right to life, education and dignity. We salute their courage and the courage of Iranian women. The state should protect their rights and dignity of all citizens instead of worrying about whether a woman is covering her head or not. We stand with our sisters in Afghanistan and Iran to demand their fundamental rights. We must make linkages in our region amongst human rights activists and civil society to demand a humane state. And for this conference has opened its doors to the region so that human rights activists, journalists, civil society activists can come here and speak to one another. But sadly, South Asia is the least integrated region in the world. Why are we looking towards the West for our bailouts? Why can't we open trade in South Asia? That's the question young people are asking. Why is South Asia being held back? Is there a reimagination needed and romance needed in politics to lift our region collectively from poverty and politics of hate? And political parties can play the most significant role in realizing the potential of South Asia. In Pakistan, political parties have been weakened by adopting the -1 formula. First, they minus Baloch leader Akbar Bugti, then Benazir Bhutto, then Altaf Hussain, then Nawaz Sharif. It would now be unwise to make Imran Khan the casualty of the -1 formula. After all, it led to the breakup of the country in 1971 by attempting to exclude the leader of the political party, Mujibur Rahman. नाज़रीन, यहाँ पे बहुत से मकबूल लीडर हैं, मगर कुछ मकबूल लीडरों से हमें महरूम भी किया गया है, जैसे कि नवाज शरीफ। मैं समझती हूँ कि और ये कॉन्फ्रेंस की जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, ये समझते हैं कि इसे सियासी प्रोसेस को कमज़ोर किया गया है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, चाहे वो अकबर बुख्ती साहब हों। हमारे मुल्क में सॉवरन कौन है आखिरकार? अगर अवाम सॉवरन है तो उनका हक है कि अपने लीडरों को चुने या लीडरों को मुस्तरद कर दे। जब आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए तो उम्मीद की किरण थी कि शायद सिविल मिलिट्री रिलेशंस बेहतर होंगे या उनके अंदर तवाज़ुन आएगा। क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से काम करने की ज़रूरत है? आज ये सवाल नौजवान तबका अपने सियासतदानों से कर रहा है। क्या आगे बढ़ने की ज़रूरत है या फिर ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है? हाइब्रिड रजीम तो फेल हो गई। अगर वो फॉर्मूला इक़्तिदार में आने वाले जमातों पर लागू करेंगे तो क्या उसका अंजाम कुछ अलग होगा? ये भी कुछ सवालात हैं जो आज हम करना चाहते हैं। लोगों में शकूक और शुबा पाया जाता है। नवाज शरीफ साहब गुजरावाला में तकरीर करते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं, इमरान खान साहब न्यूट्रल्स को पुकारते हुए नज़र आते हैं, मगर फिर आपका जो बयानिया है वो तब्दील हो जाता है, आप उसे पीछे हट जाते हैं। आखिरकार सिविल मिलिट्री नैरेटिव है क्या? आज आप हमें बताइए कि आपका सिविल मिलिट्री नैरेटिव क्या होगा। आसमा जहांगीर ने हमेशा 62-63 के कानून को कहा कि इसको ख़त्म होना चाहिए क्योंकि ये इंसानों के ऊपर लगना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये इंसानों के ऊपर लगेगा तो पार्लियामेंट की बेंचेस खाली हो जाएंगे और जज साहिबान भी वहाँ पे बैठ नहीं सकेंगे। तो एक ज़ियाउल हक डिक्टेटर के बने हुए कवानीन को आप कब तक अपने साथ लेके चलेंगे? ये भी सवाल आज लोग पार्लियामेंटेरियन से करते हैं। सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी तो नाज़रीन रोज़ होती है, हम टीवी स्टेशन पे देखते हैं। जजेस और जनरल इससे मुबर्रा है। कोई इक़दामात उठाए जाएंगे या मामला ऐसे ही चलता रहेगा?
अकाउंटेबिलिटी की साख इस पर डिपेंड करती है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, कोई मुकद्दस गाय जो है वो इससे बाहर ना रहे। अकाउंटेबिलिटी की बात तो अब लोग खुद सड़कों पे कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे स्वात, बाजौर, तिरा, बन्नू में लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें तालिबान के रहमो करम पर ना छोड़ो। मिलिटेंट्स के साथ मुज़ाकरात होंगे या बाकी शहरियों की तरह अगर कत्ल करेंगे तो इंसाफ होगा? ये भी सवाल उनके नौजवान आज हमारे सियासतदानों के साथ करते हैं। एपीएस स्कूल के बच्चों की माएँ पूछती हैं कि अपने बच्चों के कातलों का खून हम कहाँ ढूंढें? कौन जिम्मेदार है? वो जिन्होंने एहसान उल्लाह एहसान को भागने दिया या भगा दिया गया, या वो सियासतदान जिन्होंने माफी की बात की और वालदैन से पूछा तक नहीं? ये शक जाहिर किया जा रहा है बिलावल साहब कि पार्लियामेंट के जरिए इन मुज़ाकरात को लेजिटिमेसी तो नहीं दी जा रही। ये सवाल किया जा रहा है। पार्लियामेंट ने बहुत सारे कवानीन बनाए हैं दहशतगर्दी से लड़ने के लिए, मगर उसके नतीजे में क्या हुआ? यहाँ पे आज भी इंटर्नमेंट सेंटर्स हैं। 10 साल से इंटर्नमेंट सेंटर्स के केस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। वही जज हजरात जो समोसे पर सुओ मोटो लेते हैं वो इस पर खामोश नजर आते हैं। मिसिंग पर्सन्स का कानून पार्लियामेंट ने ही पास किया, मगर उन्हीं के कई ऐवानों में वो गुम हो गया। आज माएँ बलोचिस्तान में अपने बच्चों के तस्वीरें लेके घूमती हैं और कहती हैं कि अगर जिंदा है तो अदालत में ले आओ और अगर मर गया है तो कम से कम लाश दे जाओ। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात की, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट पे बात की, तौहीने अदालत कानून के बारे में बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पर बात की। क्या आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर कोई कमिटमेंट है और इसके अंदर क्या बाकी सियासी जमातें आ सकती हैं? एक बात और मेरी वालदा स्टेट के बारे में कहती थी कि रियासत जो है वो पीछे रह गई, लोग आगे निकल गए और रियासत ने कभी लोगों का साथ नहीं दिया। हम लोग अपनी मदद आप करते रहे, चाहे आफतें आईं या पॉलिटिकल अपहीवल्स आए, मगर ये भी सच है कि सियासी जमातें ही अवाम को रियासत के साथ जोड़ती हैं। पर लोग आज सियासी जमातों की तरफ देख रहे हैं, पर शायद सियासतदानों को मजबूर किया गया है कि वो गेट नंबर 4 की तरफ देखें। अवाम तो अब ये कह रही है कि हम देखेंगे, तो बताइए कि वो दिन कब आएगा कि हम भी देखेंगे। और इसी के साथ मैं दावत देती हूँ मुनज़्ज़ा हसन साहिबा को कि वो आइए और अपनी बात करें। मुनज़्ज़ा हसन साहिबा मेंबर है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की, चीफ पेट्रन है विमेन विंग पीटीआई की, और मुझे बहुत खुशी है कि वो आज स्टेज के ऊपर आई हैं और वो तमाम सियासी जमातों के साथ मिल बैठ के इन इश्यूज़ के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात कर रही हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable parliamentarians, members of the judiciary and civil society, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is my pleasure to address you all at the closing ceremony of 4th Asma Jahangir Conference. While I keenly look forward to receiving recommendations of this conference to me, however, this gathering holds a special significance as it is arranged to pay homage to legendary Asma Jahangir. All her life, Asma strived for rule of law and supremacy of democratic institutions, for freedom of speech, and more importantly, for betterment and well-being of our people.
Ladies and gentlemen, human rights are universal and our supreme law, Constitution of Pakistan, declare that all human beings are equal before law and enjoy fundamental rights regardless of their race, gender, or religion. A democratic society cannot evolve and function without respect and enforcement of human rights. However, we have seen that nations have responded poorly when democracies are threatened by coups and erosions of democratic processes. Winds of change are blowing across continents, calling for all-inclusive and meaningful democratic order. Ladies and gentlemen, a strong democracy is capable enough to translate ideals of social justice, human rights, peace and prosperity into a practical reality. We, as political parties, stand at the crossroad of this very transformation today. Dear guests, democratic struggle in Pakistan, spanning almost entire national history, has also taught us that the only way to a sustainable democracy is through building stronger system of equitable social and economic justice. Widening gap between haves and have-nots around the world cannot and will not serve interest of democracy. Return of democracy in Pakistan had actively sought to address issues through dialogue and reconciliation. For various national interests, all political parties were brought on one page to work for unity and integrity of the motherland. Ladies and gentlemen, you are aware that important strides have been made to strengthen democracy of Pakistan. Today, there is increasing evidence that growing global and regional challenges of security, pandemics, climate disasters are leading to high levels of income inequality, marginalizing people's chances to quality education, better health facilities, and improved civic amenities. Such inadequacies threaten young democracies like ours. This leads to a state of hopelessness, which translates into hatred and feeds extremism and terrorism. It is, therefore, in vital interest of all political parties to engage into a workable and mutually beneficial mechanism for creating a just order. It is in the same spirit that Pakistan Tehreek-e-Insaf has risen to the occasion during these challenging times. Given the unprecedented devastation caused by floods, we have responded with relief recovery efforts across all nooks and corners of the country to serve our brothers and sisters. It was the same spirit to serve its people that PTI government-led efforts to counter impact of COVID-19 on our vulnerable communities across the country. From smart lockdowns to health card and economic relief through SARS program, our interventions were world recognized and praised by governments globally. Ladies and gentlemen, promoting democracy promotes peace, and democratic rights cannot survive without tolerance, respect for difference of opinion, and diversity. As political parties, let us inculcate messages of coexistence, advocate for resolving issues through discourse, debate, dialogue into hearts and minds of our people. Dear guests, here I am reminded of Universal Declaration of Democracy, adopted by Inter-Parliamentary Union in 1997 to set the guidelines for governments,
by concluding that the achievement of democracy presupposes a genuine partnership between men and women in the conduct of affairs of society in which they work in equality, drawing mutual enrichment from their differences. Ladies and gentlemen, today no system can claim to be democratic and participatory if it fails to include and address issues concerning its men, women, and marginalized. And let it be remembered by all that there can be no democracy if there is no equity-based social justice. It is thus that in this age of democratization, nations must increasingly create space for upholding true democratic rights through fair judiciary, gender equality, freedom to religious practice, free freedom of speech, and freedom on internet. Regular and fair election cycle is a prerequisite to any democratic society. Election Commission must be non-partisan and should not play games of political favorites, targeting the country's largest political party that represents the federation. Rights to citizens, institutions must also play their part. Institutional autonomy must not be confused with institutional encroachment. Institutions cannot exceed their mandate based on any individual power's aspirations. Dear guests, disqualification of Chairman Imran Khan by the Election Commission reminds me of disqualification of Hussain Shaheed Sohrawardi, who was disqualified under the controversial elected body's disqualification order, ABDO, in 1959. Many other popular politicians of East Pakistan were also disqualified under infamous laws like Public and Representative Office Disqualification Act. Pakistan lost many honest and great political leaders. Eventually, a political vacuum was filled by extremist second-tier leadership of former East Pakistan that led to the painful fall of Dhaka. Ladies and gentlemen, it is time for us as political parties to introspect. Political victimization must not be accepted. Institutions are being used to take out political leadership on flimsy grounds of disqualification. Such steps rather strengthen undemocratic ideals, create constitutional crisis, and only promotes distrust of the electorate in the system. Ladies and gentlemen, so I ask you, are we going to repeat past mistakes time and again and face even greater losses? Can this country afford these repeated trials and errors? Answer is clear no. People of Pakistan cannot be denied of their political right to elect and choose the representative leaders. We must say no to political maneuvering by unelected officials and institutions and condemn them for acting beyond their constitutional and legal mandate. Ladies and gentlemen, to uphold the true democratic rights, laws hold the critical balance in shaping societies. Although that alone cannot bring a change in mindsets, as political parties, no matter how democratic in nature, can bring about a revolution on its own if it is not backed by a strong and committed public opinion. Dear participants,
In line with these ideals, I must also lay forth Pakistan Tehreek-e-Insaf's founding principles: justice, rule of law, and equality for all. PTI believes that democracies are vanguard of rights of the oppressed, and no democracy can work without participatory culture. As a democratic political party that has led by example of internal democracy, we believe in a culture of dialogue. We stand for resolving all outstanding issues through continued process of discussion, sharing of ideas, and seeking common ground. And to build such broad consensus, us political parties must take the center stage. Ladies and gentlemen, as we take the center stage, we must remember that civil liberties are not dispensed through political parties, but also through meaningful engagement with institutions and all stakeholders. To me, this determines the extent, reach, and inclusivity of democratic governance. In light of these convictions, with our government during 2018, we saw a rise of free media, sustained growth of vibrant civil society, and a growing focus of elected representatives on issues of human development and civil rights. Honorable guests, political leadership of Premier Imran Khan had set the global desire for transparency and accountability into practice. His नाज़रीन, मैं तो समझ रही थी कि आज हम एक दूसरे को सुनने आए हैं। ये तो हम सारा साल ही करते हैं, आज कुछ बातें भी हो जाएं वज़न वाली तो फिर मज़ा आए ना। फिर पता चले कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस है, जलसे जुलूस नहीं है। तो मैं इनको कहूँगी कि अपनी तकरीर जो है वो कंटिन्यू करें और आप कुछ सुने, आपसे भी बाद में सुनेंगे, मगर अभी आप हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम तरीके से अपनी तकरीर को आगे बढ़ा सकें। Thank you. Ladies and gentlemen, political leadership of Premier Imran Khan had set the global desire for transparency and accountability into practice. His vision for climate change mainstreamed and amplified Pakistan's multiple initiatives into global development agenda on environmental protection. Dear participants, PTI represents fresh and young face of this new Pakistan. We have led the agenda of social inclusion through multilateral engagements, parliamentary diplomacy, and reorientation of international affairs with new friends. These relations have been based on respect of each other's sovereignty, non-interference in internal affairs, mutual trust and confidence. As a political party, we believe that the principle of non-interference in politics and internal matters of any sovereign state is the central piece of our democratic ideals and must be respected. Ladies and gentlemen, we live in testing times. As political parties, we must be deeply concerned over increasing violence and brutality perpetrated against innocent civilians,
journalists, and civil society by violent regimes inside our borders and outside, where press freedom, right to agency, and assembly are compromised. Mohtarma Fatima Jinnah foresaw this oppression against citizens and said, "The movement of Pakistan which Quaid-e-Azam launched was ethical and in inspiration and ideological in content. The story of this movement is a story of ideals, equality, fraternity, social and economic justice, struggling against forces of domination, exploitation, intolerance, and tyranny." Ladies and gentlemen, I strongly believe that we have common challenges of peace and security, health, education, and human development, all of which threatens socio-economic fabric of our country. Terrorism, extremism, and militancy have cost us as a nation. As women, we stand the most vulnerable. We must address problems that compel people to lay hands onto weapons. A political dispensation in a democratic setup can address these and such other societal problems much better. As parties, we all must aspire for a democratic polity, where writ of people would reign supreme, where state will not be seen as exploiter but a facilitator in development, where fruits of progress would be shared equally among the privileged and unprivileged, men, women, and the vulnerable. Dear participants, today, as we assemble in this hall, the onus of responsibility of turning Pakistan into a truly democratic polity lies on us. It is time for change. Global trends and continued urge for making democracy relevant to youth, women, and the underprivileged argues that we as political parties ensure this very change. Pakistan Tehreek-e-Insaf represents this very change. Ladies and gentlemen, as I end, I thank the organizers for their commitment to human rights agenda. I hope that you continue to host this forum for a meaningful and productive dialogue. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा हसन साहिबा। अच्छा हम तुसी अपनी कंपटीशन बंद करो तो असी अगे चलन भाई। अच्छा जी, अब बहुत बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा हसन साहिबा ने बात की कि सियासी जमातों को एक एक करके बाहर निकाला गया है, एब्डो का उन्होंने हवाला दिया। तो हम दुआ करते हैं कि सियासी जमातें ये याद रखें जब वो इक़्तिदार में होती हैं। अगर वो इस बात को याद रखें तो फिर शायद बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। दावत देती हूँ जनाब को, फॉर्मर सेनेटर हैं और फॉर्मर चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। स्टेज पर मौजूद मोअज़्ज़ज़ रहबरान किराम, हाल में मौजूद बहुत अजीज साथियों, दोस्तों, आप सबका खैर मकदम है। 2 दिन की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के मजलूम और महकूम लोगों ने अपने दिल खोले। आपने देखा कि वो गहरे ज़ख्म जो उनके दिलों में मौजूद हैं, कैसे वो ज़ख्म उभरे, और कैसे आपने देखा कि हाल में सुनने वालों ने उनका साथ दिया और उनकी बातों को हिमायत की। हमने देखा कि ख़वातीन के हुकूक़ की बात कही गई, मज़दूरों के हुकूक़ की बात कही गई,
महकूम अक़वाम के हकूक़ की बात की गई, मजहबी अक़लियतों के हकूक़ पर बात हुई, और ये एक तरह से जनूबी एशिया की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस लाहौर में दायर हो गई। ये बहुत बड़ी बात है, और ये हमारी लीडर आसमा जहांगीर, जिनकी याद में ये कॉन्फ्रेंस, चौथी कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये उनकी रूह को खराज अकीदत है। यहाँ पे आपने देखा कि सबसे ज़्यादा बातें जो तल्ख महसूस हुई वो किन मौज़ूआत पे थी। इनमें से एक मौजू है बलूचिस्तान। आपने देखा मिसिंग पर्सनस और बलूचिस्तान। आपने देखा कि जो पश्तून पेरिफेरी है, जो इलाके हैं फाटा पाटा वगैरह, आपने देखा कि कैसी बातें मुकर्रीन ने की और कैसे अवाम ने उनके साथ दिया। और तीसरी बात गिलगित बल्तिस्तान है। मैं समझता हूँ कि ये जो इलाके हैं ये अमलन कॉलोनीज हैं, इनके साथ कॉलोनीज की तरह का सलूक हो रहा है। आज़ाद मुल्कों में इस तरह नहीं होता, लेकिन उनको कोई राइट नहीं है, उनको कोई हकूक़ नहीं है। तो ये जो गहरे ज़ख्म सामने आए हैं, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज सियासी पार्टियों को अपने एजेंडा पर ज़रा बात करनी चाहिए, नए सिरे से उनको सोचना चाहिए कि ये जो स्टेटस को है, इसको थोड़ा सा इसके साथ पालिश करने से नहीं होगा, इसमें सुर्खी पाउडर लगाने से स्टेटस को ये नहीं हल होगा। तब्दीली लानी होगी और बड़ी तब्दीली लानी होगी। ये जो आज हम बात कर रहे हैं जनूबी एशिया में आईनी बहरान जनूबी एशिया का, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारा इलाका है। तो जब हम अपने मुल्क में ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आइए ज़रा देखें कि हमारे यहाँ क्या बहरान है। बहरान बड़ा है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, वो हमारे दूसरे लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, वो बात करेंगे। मैं उसके बुनियादी बात का हवाला देना चाहता हूँ। कोर इशू क्या है, बहरान की जड़ क्या है। मेरी नाकिस राय में पाकिस्तान में सबसे अहम प्रॉब्लम जो है वो जर्नैल शाही है, जर्नैलों की हुकूमत है। वैसे तो कहने को यहाँ पे आईनी निज़ाम है 73 का, लेकिन वो आईनी निज़ाम अमलन नाफिज नहीं है। इसको हाइब्रिड कहकर छुपाया जाता है। हाइब्रिड, ये हाइब्रिड नहीं है, ये अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ है। इसका असली नाम जो है वो गैर एलानिया मार्शल लॉ है। तो मैं समझता हूँ ये है आईनी बहरान। इसको एड्रेस किए बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और आप ये देखें पिछले 4-6 महीने में इस मुल्क में क्या है। देखें, जो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप है उसकी प्रमोशन, उसकी अपॉइंटमेंट पॉलिटिसाइज हो गई है और पूरे मुल्क को उसे पोलराइज कर दिया है। ये कैसे मुमकिन है कि हम इस मसले का जिक्र न करें आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में? ये कैसे हो सकता है? ये देखें, ये जो सियासी पार्टियों में एक खींचतानी है, उसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि किसका उम्मीदवार आगे आएगा और किसका उम्मीदवार नहीं आएगा। देखिए, ये नहीं हो सकता। और सियासी पार्टियों से ये भी गुजारिश बहुत अदब के साथ, एहतराम के साथ, कि ये आप एक्सटेंशन के ला क्यों बनाते हैं? ये सरकारी नौकरों को 3 साल काफ़ी है ना जी, आप 6 साल क्यों करते हैं? 9 साल और 12 साल क्यों करते हैं? हमने देखे ना, अयूब खान के हमने नहीं देखा 10 साल, ज़ियाउल्लाह के 11 साल हमने नहीं देखे, मुशर्रफ के 9 साल हमने नहीं देखे। तो क्यों इनको आप लंबे मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को एड्रेस करना चाहिए ताकि ये जो प्रमोशन का मसला है ये पॉलिटिसाइज ना हो। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऐसा बनाना चाहिए कि बस वो अपनी नौकरी करें और चले जाएं, वरना फिर ये होगा कि देखें फिर इनको ढूंढेंगे आप कैसे। अब जनरल कियानी कहाँ है, जनरल राइस शरीफ कहाँ है, यानी उनके एड्रेसेस आप बताएं। तो ये इस तरह नहीं होगा। इस मसले को एड्रेस करेंगे तो पाकिस्तान में आईनी निज़ाम और जमहूरियत आएगी। और दूसरी बात मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि 1-2 ऐसे बड़े मसले हैं इस मुल्क में। मिसिंग पर्सनस का मैंने अर्ज किया, मिसिंग पर्सनस का जिक्र भी नहीं करते। ये यहाँ पे पहले सेशन में बात हुई है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ हमारे लीडरों के समाज में लाना चाहता हूँ कि लोगों के दिल फट गए हैं। बलोच माएँ औरतें सड़कों पर बैठी हैं, पश्तूनख्वा के हर जिले में एहतजाज हुआ है मिसिंग पर्सनस का। कौन सुन रहा है? और मैं ये बताना चाहता हूँ अगले उसमें कि हमारे सूबे में एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, ये देखें, ये जो रेगुलेशन था 2011 में नाफिज हुआ, ये फाटा जब मर्ज हुआ ये ख़त्म हो गया, लेकिन ये इसको चोर दरवाजे से लाए। पेशावर हाई कोर्ट ने उसको भी स्ट्राइक डाउन किया। और ये उस 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने कश्मीर की रियासत को डिसॉल्व किया, उसी तारीख को पाकिस्तान में जो हमारे सूबे में एक्शन इन सिविल पावर का कानून गैर कानूनी तौर पे गवर्नर से एक रेगुलेशन जारी किया गया। उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, लेकिन जारी किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया।
हुकूमत भागी भागी आई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड किया। ये एक फिर जर्नलों ने दबाव डाला, सूबाई असेंबली से एक जेली दोबारा एक करारदाद पास कराई कि एक्शन इन एड जो है यहाँ पे लाया जाए। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया, फिर इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड की हाई कोर्ट के ऑर्डर को। अब देखें ना, हमारे पास क्या चॉइस है इसके सिवा कि हम मुतालबा करें कि हमारे हाई कोर्ट फैसले करती है और इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट उसको सस्पेंड करती है, हमारे हकूक छीनती है। 60 लाख लोगों का मसला है, 60 लाख लोग मार्शल लॉ में रह रहे हैं। एक्शन एड की मानी है फौज कैद कर सकती है, फौज जेल खाने चला सकती है, फौज पुलिसिंग कर सकती है, ये तो मार्शल लॉ है। और ये इस्लामाबाद की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूँ कि साकिब निसार और जस्टिस खोसा और ये मौजूदा चीफ जस्टिस ने, इन्होंने तो उसको स्कैंडलाइज किया है सुप्रीम कोर्ट को। ये कैसे हो सकता है कि आप लोगों के हकूक को सस्पेंड करें? 60 यानी देखिए 60 मिलियन लोग पख्तूनख्वा के बुनियादी हकूक से महरूम है। ये एक बहुत बुनियादी मसला है, मिसिंग पर्सन बुनियादी मसला है। और तीसरी बात आपसे ये गुजारिश है कि पख्तूनख्वा में अमन की तहरीक उठी है, पख्तूनख्वा के अवाम उठे हैं। वजीरिस्तान ने खौफ तोड़ा, उस वक्त जब कोई बात नहीं कर सकता था PTM ने बात की, अली वजीर, मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़, इन्होंने आवाज उठाई, जो खौफ तोड़ा। अभी स्वात ने अमन का परचम बुलंद किया है। स्वात ने कहा है हम तालिबान नहीं मानते। स्वात ने कहा है कि जर्नलों की दावत पे तालिबान आए हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानते, हमारे यहाँ अमन होगा, दहशतगर्दी नहीं होगी। तो गुजारिश ये है कि हम सियासी पार्टियों से अपील करते हैं कि अमन तहरीक की हिमायत करें। ये जो तालिबान के खिलाफ लोग कहते हैं कि ना आए यहाँ, इसकी हिमायत करें। और सियासी पार्टियां पीछे रह गई हैं, लोग आगे निकल गए हैं। लोगों ने मुताबिक ये जो स्वात में लोग जमा थे, उसमें मैं गया था, हजारों, वो इतना बड़ा मजमा था, कोई ट्रांसपोर्ट उनके पास नहीं थे, लोग खुद आए थे। तो गुजारिश है कि उनकी हिमायत करें। अगर नहीं करेंगे हम तो फिर सूरत हाल यही रहेगी। और मुझे फिर वो अहमद फराज का शेर कहना होगा कि गर रोशनी यही है, गर रोशनी यही है तो ऐ बदनसीब शहर, ये तेरगी ही तेरा मुकद्दर लगे मुझे। और वो मुतमईन कि सबकी ज़बां काट दी गई, वो मुतमईन कि सबकी ज़बां काट दी गई, ऐसी खामोशियों से मगर डर लगे मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर साहब, खटक साहब। और अब हम दावत देते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरमा मुनज़्ज़ा हसन साहिबा, मेरे बहुत पुराने दोस्त अफसर साहब खटक साहब, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज इख्तितामी सेशन है आसमा जहांगीर फाउंडेशन के इस प्रोग्राम का, और ये फोरम है जहाँ पर हमें हर साल वो बातें कहने का मौका मिलता है जो हम शायद कहीं और नहीं कर सकते। तो आज भी बहुत सी बातें आपके सामने हुई हैं, लेकिन आज मुल्क में मेरी नज़र में जो सियासत है, जो हमारा सियासी मफाद है, आज उसको मुल्क के मुफाद के ताबे होना पड़ेगा। आज बदकिस्मती से इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाएं तो इल्ज़ामात ये हफ्ते भी काफ़ी नहीं है, लेकिन उन सब इल्ज़ामात को एक तरफ रख दें। इस जो कुछ हुआ हम सब उसके अंदर शरीक हैं, हम सबको उसकी जिम्मेदारी कबूल करना पड़ेगी। कोई यहाँ बरी ज़िम्मा नहीं है, क्योंकि आज हमारा मुल्क मुश्किल में है, मुल्क की आवाम मुश्किल में है। आज सियासी नारों की जगह नहीं रही। आज मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए हम सबको हिस्सा डालना पड़ेगा। आज ये मुमकिन नहीं है कि जज जो हैं
وہ اپنی تقرریوں کی بات کر رہے ہوں، ان کی ترجیح اپنی تقرری ہو۔ آج یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ آرمی چیف کی تعیناتی ہو۔ آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کے عوام کی تکلیف ہے، اس ملک کی معیشت ہے۔ آپ روز ٹی وی پر دیکھتے ہوں کہ معیشت کی بات بھی کوئی کرتا ہے؟ کیا ہمیں احساس ہے کہ ہم آج کتنے نازک حالات سے گزر رہے ہیں؟ یہ معمول کے کاروبار سے معاملہ نہیں چلے گا۔ آج سب کو حصہ ڈالنا پڑے گا، جو بھی اس ملک کی طاقت میں شریک ہیں، اور ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا، یہ بات سب پر واضح ہے۔ تو چاہے آئین آپ کو طاقت کا اختیار دیتا ہے یا اس ملک کے حالات نے آپ کو طاقت کا اختیار دی ہے یا اس ملک کی روایات نے آپ کو طاقت کا اختیار دیا ہے، آج سب اپنا حصہ ڈالیں۔ ہم نے جو پرانے لوگ یہاں پر ہیں، ہم نے مشرقی پاکستان کے حالات بھی دیکھے تھے، اسی قسم کے حالات تھے، لوگ ایسے ہی بے خبر تھے۔ تو آج بات یہ ہے کہ ہم ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں کہ کیا ہمارا ملک گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے؟ کیا ہم ان نوجوانوں کو آنے والا کل بہتر دے سکتے ہیں؟ ہماری سیاست کو شاید 2 چاند لگ جائیں، 4 دن اقتدار کے اور مل جائیں، لیکن ملک کے حالات کون حل کرے گا؟ جو سیاستدان ایک دوسرے کی عزت نہ کر سکے وہ ملک کی عزت بھی نہیں کر سکتے، وہ عوام کی عزت بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں ذرا ملک کو پہلے رکھنا ہے، اپنی سیاست کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ آج یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہو اور ہم اس کی قیمت پر اپنی سیاست کھیلنا چاہیں۔ آج ابھی اس سے پہلے رضا ربانی صاحب نے کہا تھا ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ آج صرف ڈائلاگ سے کام نہیں چلے گا۔ آپ جو بھی حصے دار ہیں اس ملک کی اسٹیک ہولڈر ہیں، اس ملک کی سیاست میں، جس میں سیاستدان ہیں، اس ملک کی فوج ہے، اس ملک کے جج ہیں، اس ملک کے انٹیلیجنس کی ایجنسیاں ہیں، اس ملک کا میڈیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا ان سب میں یہ سکت ہے، یہ سوچ ہے کہ اپنے ناک سے آگے دیکھ سکیں، اپنے معاملات سے آگے دیکھ سکیں، اپنے مفاد سے آگے دیکھ سکیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو پاکستان کے مستقبل کا تعین کریں گی۔ آج آپ کسی جماعت کو بھی 100% سیٹیں دے دیں، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں ملک نہیں چلے گا۔ جس ملک میں اتنا نفاق ہو، اتنا انتشار ہو، اندرونی حالات بھی خراب ہوں، بیرونی حالات بھی خراب ہوں، معیشت اندر سے کھوکھلی ہو، باہر سے بھی دباؤ ہو، تو ملک کیسے چلے گا؟ آج ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور میں صرف یہ باتیں نہیں کرتا، یہ حقائق ہیں۔ آج آپ کسی حوالے سے دیکھیں، پاکستان غریب ہوا ہے، اس ملک کے عوام غریب ہوئے ہیں۔ اس کی ذمہ داری قبول کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میری بھی غلطیاں ہیں؟ غلطیاں سب کی ہیں۔ الزامات لگانے اور بیٹھ کر ایک دفعہ الزامات لگا لیں، کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا۔ میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آج ہم سب کو بات ملک کی کرنی ہوگی، ملک کی مشکلات کی کرنی ہوگی۔ وہ باتیں آج نظر نہیں آتی، وہ احساس نظر نہیں آتا، حالات کا خوف نظر نہیں آتا، ان چیلنجز سے مقابلہ کرنا نظر نہیں آتا۔ اس لیے آج سیاسی لیڈرشپ ہو، عسکری لیڈرشپ ہو، جوڈیشل لیڈرشپ ہو، بزنس لیڈرشپ ہو، آج یہ سب پر لازم ہے کہ اکٹھے ہوں، ان معاملات کے حل تلاش کریں اور سب اس کو سپورٹ کریں۔ جو بھی حکومت میں ہو، جس کو پاکستان کے عوام حکومت دیں، سپورٹ کریں اس کو۔ یہ ممکن نہیں ہے
کہ ایک ملک میں گیس کی قیمت خرید 1000 روپیہ ہو اور ہم 600 روپے میں بیچ رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ بجلی بنانے کی قیمت جو ہے وہ 40 روپے میں پہنچ گئی اور ہم بجلی 25 کی بیچ رہے ہوں. یہ ممکن نہیں ہے کہ تیل کی قیمت خرید جو ہے وہ 250 روپے اور ہم 200 روپے میں بیچ رہے ہیں. یہ بڑی بنیادی معمولی باتیں ہیں, لیکن یہی ملک کی معیشت کو تباہ کرتی ہیں. کوئی جماعت بھی یہ فیصلہ کرنے کی سکت اسے نہیں رکھتی کہ اس کو اس کا سیاسی مفاد متاثر ہوتا ہے. لیکن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے سیاسی مفاد کو مقدم رکھنا ہے یا ہمیں ملک کا مفاد چاہیے. یہ جب فیصلے اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کرنے کے قابل ہوگی پھر ملک کے معاملات بہتر ہوں گے. آج ہم سب کو بیٹھ کر ایک پاکستان کے مستقبل کا خاکہ بنانا پڑے گا. لوگ سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں, آج میں سمجھتا ہوں بات اس سے بھی آگے ہے. ہمیں ایک خاکہ بنانا پڑے گا, ایک ری امیجنیشن کرنی پڑے گی پاکستان کی, کہ ہم پاکستان کو کیا دیکھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں اور وہاں پہنچنے کا راستہ کیا ہے. یہ چیلنج ہے آج کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا, یہ چیلنج ہے آج کی عسکری لیڈرشپ کا, یہ چیلنج ہے آج کی جوڈیشل لیڈرشپ کا. ان باتوں سے باہر نکلیں کہ کس کو اقتدار ملے گا یا نہیں ملے گا. ان باتوں سے باہر نکلیں کہ فوج کا سربراہ کون بنے گا. اس بات سے باہر نکلیں کہ ہم نے کون سے جج کو پروموٹ کرنا ہے. یہ وہ چھوٹی باتیں ہیں جس سے ملک متاثر ہوتا ہے. یہ آپ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. جس ملک کے چیف جسٹس انصاف نہ دے سکیں, نظام نہ بنا سکیں, نیچے سے جج اٹھا کر پروموٹ کرنا چاہیں, کس مقصد کے لیے؟ میرا کوئی تعلق جوڈیشری سے نہیں ہے, نہ میرا کوئی رشتہ دار جج, لیکن یہ وہ سوال ہیں جو آپ پر اٹھتے ہیں. جتنا بڑا عہدے انسان کو ملتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ساتھ آتی ہے. یہ تاریخ آپ کو اچھی طرح جج نہیں کرتی. مجھے بتا دیں یہاں کون سی لیگیسی بنانے, مجھے بہت سے لوگ لیگیسی بنانے والے ملے, میں نے ان کی کوئی لیگیسی نہیں دیکھی, میں نے ان کی کوئی عزت نہیں دیکھی. اس لیے آج ہم سب پر لازم ہے کہ ان حالات کو سمجھیں. بہتر بنانے کا ایک ہی راستہ ہے, ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا, ملک سب کا ہے. ایک دوسرے کو پسند کریں یا نہ کریں, اپنے فروئی معاملات سے, اپنے ذاتی مفاد سے, اپنے اداروں کے مفاد سے ذرا باہر نکلیں. جب ملک کے مفاد سامنے رکھیں گے ہر حال انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. آپ یہاں پہ ہر سال آتے ہیں, ہمارے حوصلہ افزائی کرتے ہیں, مگر شاید یہ بولنے کا موقع پھر سے نہ ملے. مگر پچھلی کانفرنس کے بعد ہمارے اوپر بڑا پریشر تھا. ہمیں کہا گیا کہ یہ کانفرنس آپ کیوں کرتے ہیں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آسما جہانگیر کی ایک کمٹمنٹ تھی, اور وہ یہ کمٹمنٹ تھی کہ چاہے بات کتنی بھی تلخ ہو, لوگوں کو آپس میں مل کے اپنے انسانی حقوق پر بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور یہ سپیس ہم نے بڑے جد و جہد سے کھلی رکھی ہے. اس کے اندر ہمارا ساتھ دیا ہے سب سے زیادہ لاہور کی آڈینس میں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ کیسے آپ ہر سیشن کے اندر آئے اور ہمارے ہال اتنے بھرے ہوئے تھے کہ اواری ہوٹل کی کرسیاں کم ہو گئی. میں شکریہ ادا کرتی ہوں ہمارے ماڈریٹرز کا, سروپ اجاز صاحب کا, سمینہ احمد صاحبہ کا, افرا صاحب کھٹک صاحب کا, اور سب سے زیادہ ان انسانی حقوق کے کارکنان کا جو ملک کے مختلف دیگر علاقوں سے یہاں پہ آتے ہیں. ان خواتین وکلا کا جو خضدار سے, گلگت سے پہلی دفعہ یہاں پہ آتی ہیں اور ایک دوسرے سے مل کے یہاں پہ رول آف لا اور انسانی حقوق کے بارے میں بات کرتی ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ان سیاستدانوں کا بھی جن کے اوپر ہم روز تنقید کرتے ہیں, مگر وہ بڑے حوصلے سے ہماری تنقید کو سنتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, اور پھر اسی سٹیج پہ آ جاتے ہیں ہم جیسے لوگوں سے بھی بات کرنے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے سیاستدانوں نے بہت سہا ہے اور ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہمارے ملک کے فیصلے کریں، نہ کہ یہ فیصلے کرنے کا اختیار وہ کسی اور کو دے دیں۔ اور اسی کے لیے میری والدہ نے انہی سڑکوں کے اوپر مار کھائی، ٹیئر گیس کھائے، اور ادھر ہی اسی ملک میں رہ کے جد و جہد کرتی رہیں، اور شاید اسی لیے آپ لوگ اسی جذبے کے ساتھ ہر سال جو ہے ان کی یاد میں یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ان ایشوز کے اوپر بات کرنے آتے ہیں۔ تو ناؤ وداؤٹ اینی مور ڈیلے آئی انٹروڈیوس ٹو یو پاکستان کے وزیر خارجہ، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہو رہا ہے کہ مجھے آسما جہانگیر کانفرنس کا کلوزنگ سیریمنی سے خطاب کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں، مگر میرے خیال میں اچھا، تھینک یو۔ بہت شکریہ، تھینک یو، تھینک یو۔ آج ہمیں آسما جہانگیر صاحبہ کی یاد میں آسما جہانگیر کانفرنس کی چوتھا سال کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہو رہا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے۔ بھائیو، آپ وہاں جا کے احتجاج کریں جو ان کو رہا کر سکتے ہیں۔ اب آسما جہانگیر صاحبہ نہ صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی پسند سیاسی کارکنوں کے لیے، انسانی حقوق کے کارکنوں کے لیے، ترقی پسند وکلا کے لیے ایک رول ماڈل تھی، مگر میرے لیے بھی ایک رول ماڈل ہوتی تھی، اور اکثر ہمارا نہ صرف بات چیت ہوتا تھا، مگر آسما جہانگیر صاحبہ ہمیں وقتاً فوقتاً گائیڈ بھی کرتی تھی۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ آج اگر
पाकिस्तान का वजीर खारजा बनकर मैं आसमा जहांगीर साहिबा से आज मिल रहा होता तो वो क्या कहती? सबसे पहले मेरे ख्याल में वो मुझसे पूछती कि बिलावल, आपने तो वो डेंजरस डफर से डील करके तो वजीर खारजा नहीं बने। तो मैं खुशी से आसमा जहांगीर साहिबा को यकीन दिला सकता कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहां पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत से अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, और आज अगर हम इस कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स की तकरीरें से सुने या वैसे पाकिस्तान का सूरत हाल का जायजा ले, तो शायद इस कंक्लूजन पे हम पहुंचते कि सब अच्छा नहीं है। और जहां बिल्कुल हम मानते हैं कि सब अच्छा नहीं है, साथ साथ मैं समझता हूं कि बहुत ही जरूरी है कि जहां जहां जमहूरी कुव्वतें ने प्रोग्रेस किया है, जहां पार्लियामान और इदारे ने प्रोग्रेस किया है, उस प्रोग्रेस को हमें नोट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और बिल्कुल फिर आगे बढ़ते हुए जो है बेहतरी के लिए, बेहतरी का गुंजाइश हमेशा रहता है और बेहतरी की तरफ काम करना चाहिए। सबसे पहले मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा, इसलिए मैं समझता हूं कि एक किस्म का फॉल्स इक्विवेलेंस दिया जा रहा है हमारा साबिक वजीर आजम का हुकूमत खत्म होने में और माजी में जो होता रहा। आई थिंक इस दफा बहुत जरूरी है कि हम एम्फसाइज करें कि पाकिस्तान की पार्लियामान की प्रोग्रेस के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत की प्रोग्रेस के लिए ये काफी बड़ा कामयाबी है कि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब वो पहला वजीर आजम है जो पार्लियामान के अंदर से एक आईनी अदम एतमाद की सूरत में घर भेजा गया। ये आपको ये कदम पसंद आए या ना आए, लेकिन मेरा ख्याल में सारे सियासी जमातों के लिए, जमहूरी पसंद कुव्वतों के लिए हमें इस पॉइंट को ना सिर्फ हाईलाइट करना चाहिए मगर जोर देना चाहिए कि एक ही लेजिटिमेट जमहूरी तरीका है एक वजीर आजम को हटाने का और दूसरे वजीर आजम को मुंतखब करने का, और वो एक अदम एतमाद है। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तारीख में पहली बार एक ऐसा वजीर आजम को, जो हमारे नजर में एक सिलेक्टेड वजीर आजम था, गैर जमहूरी तरीके से अपना वजीर आजम का ओहदा संभाला था, मगर हमने जमहूरी तरीके से उस वजीर आजम को घर भेजा। वरना माजी में हमारे वजीर आजम के साथ क्या सलूक किया गया? माजी में या आपको एक्साइल किया गया, या फांसी के फंदा पे चढ़ना पड़ा, या बॉम्ब धमाकों में खुदकुश हमला में शहीद हुए, या किसी अदालत से फैसला आया या गेट नंबर 4 से फैसला आया और उसने ही हमारा वजीर आजम का बंदोबस्त कर लिया। तो ये पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम के लिए जरूर एक प्रोग्रेस है कि पार्लियामान के थ्रू हमने अपना वजीर आजम को घर भेजा, और अब हम उम्मीद रखते हैं कि आगे जो भी होता है, जो भी वजीर आजम आता है, जैसे ही हमारा जमहूरी निज़ाम चलता है कि अदालत पे दरवाजों के खटखटाने के बजाय, गेट नंबर 4 की तरफ रुख करने के बजाय, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाके भी अगर ऑपोजिशन
ہونا ہے تو وہ پارلیمان میں ہو، اور اگر ہم نے کسی وزیر اعظم کا احتساب کرنا ہے تو وہ جمہوری طریقے سے ہو، وہ عدم اعتماد سے ہو، اور یہ جو پریسیڈنٹ آپ نے ڈالا ہے یہ پریسیڈنٹ چلتے رہے۔ ویسے جب خان صاحب نے اپنا حکومت چھوڑا تھا تو پاکستان کو بہت سے مسائل میں دھکیل دیا تھا، اور میرے خیال میں یہ پہلا وزیر اعظم ہوگا پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم ہوگا جس نے اپنا ہی ملک کے معیشت پہ خود کش حملہ کر کے وزیر اعظم کا دفتر چھوڑا، اسی سوچ کے ساتھ کہ اگر میں اپنا ہی معیشت پہ حملہ کر لوں گا، عوام کے لیے مشکلات پیدا کروں گا، تو عوام سمجھیں گے کہ جو میری جگہ میں آئے ہیں وہ اس گناہ کے قصوروار ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سٹیج پہ بیٹھے ساری سیاسی جماعتیں نے خان صاحب کی معاشی پالیسیز کے بارے میں ہمارا تنقید، ہمارا کرٹیسزم از آن دا ریکارڈ، لیکن ہم میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ خود وزیر اعظم صاحب یا سابق وزیر اعظم صاحب اپنا ہی معیشت پہ خود مخکش حملہ کر کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے معیشت کو یہ خطرہ تھا کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ to play with the health of a country's economy, to play Russian roulette with the country's economy، جس کا بوجھ آج تک پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم تھا، نہ صرف پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی معیشت کے ساتھ، مگر پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور جتنا بھی اس کا پولیٹیکل کاسٹ رہا، سارے جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سیاسی جماعتیں ہیں، ہم نے پولیٹیکل کاسٹ تو ادا کیا، مگر پاکستان کی معیشت کو بچایا، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، اور پاکستان کے عوام کو مزید مشکلات سے بچائے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے خان صاحب کی خودکش حملہ سے، ڈیفالٹ کا خطرہ سے پاکستان کو بچا دیا، تو ایک قدرتی آفت کی صورت میں تاریخی مانسون اور تاریخی سیلاب نے پاکستان کے عوام کو ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ یہ پاکستان کی ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے بڑے مانسونز تھے، سب سے بڑا سیلاب تھا، اور ایک کلائمیٹ کیٹاسٹرفی ہے the likes of which we've never seen in our history۔ گلگت بلتستان سے لے کے جنوبی پختونخوا تک، جنوبی پختونخوا سے لے کے جنوبی پنجاب تک، جنوبی پنجاب سے لے کے پورا کا پورا بلوچستان سے لے کے پورا صوبہ سندھ اس تاریخی مانسونز اور تاریخی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، آج تک متاثر ہیں۔ کیمراز تو چلے گئے ہیں، سوشل میڈیا کا وائرل ویڈیوز اب نہیں بنتے، لیکن اس وقت تک ہمارے بہنوں اور بھائیوں سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جہاں سے پانی نکلا ہے وہاں بھی سیلاب کے متاثرین مشکل میں ہیں، اور آج تک بلوچستان اور سندھ کا کچھ علاقے ایسے ہیں جو آج تک پانی کے نیچے ہیں اور سیلاب سے متاثر ہیں۔ 33 million is such a big number, I find it hard to quantify۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ سیلاب سے 33 million people have been affected، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 میں سے 1 پاکستانی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ As far as our land mass is concerned، کہ سرزمین
जितना मुतासिर हुआ है, तो that's 1/3 of Pakistan has been affected by the floods. That is more than the land mass of the United Kingdom. That is more than the population of Australia, of New Zealand. It is 95% the population of Canada. ये एक तारीखी कुदरती आफत है, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सबसे मेन इशू होना चाहिए, हमारा सियासत का सबसे मेन इशू होना चाहिए, हमारा मीडिया के लिए सबसे मेन इशू होना चाहिए, हम सब के लिए ये सैलाब और सैलाब की मुतासरीन शुड बी द नंबर 1 प्रायोरिटी। और अफसोस के साथ ऐसा नहीं है। जो इस्लामाबाद में सियासी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो सियासतदानों के लिए सियासी परेशानियां पैदा हो रही हैं, ये तो होते रहेंगे, और हम 5th और 6th और 7th आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस स्पेस पे इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। लेकिन हमने इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन का सिचुएशन है वो कौम के सामने लेकर आना चाहिए। सब मिलके ना सिर्फ उनका मदद करना चाहिए, लेकिन मेरा कोशिश ये रहा है कि दुनिया भर हम ये पैगाम पहुंचाएं कि हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं, but we are not at fault for the devastation that we're facing today. जैसे आप सबको इस वक्त तक पता होगा, इसलिए हम सब टीवी पे जाके एक ही पॉइंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान contributes 0.8% to the global carbon footprint as far as climate change is concerned. And we're the 8th most climate stressed country on the planet. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि the cost of the industrialization of the rich countries, जो कि हम climate change की सूरत में भुगत रहे हैं, वो बोझ पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं, और ये हम समझते हैं नाइंसाफी है। और इसलिए हम जगह जगह जाके ना सिर्फ मौसमी तब्दीली की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारे सैलाब मुतासरीन के बारे में बात कर रहे हैं, मगर हम इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं कि वो सारे ममालिक जिन्होंने अमीर होते हुए हमारा ये मौसमी तब्दीली का मसला खड़ा कर दिया, अब हमने सब मिलके इसका मुकाबला करना है। और अगर हम सब मिलके मौसमी तब्दीली का मसला का मुकाबला करते हैं तो ही हम इसका हल निकाल सकते हैं, वरना आज पाकिस्तान के अवाम मुतासिर हुए हैं, कल कोई और मुल्क मुतासिर होगा, और जब तक हम एक होके इनका मुकाबला नहीं करेंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा। There is not the international financial institutional infrastructure to fund the relief and rescue of 33 million people at once, and then the reconstruction and rehabilitation for those 33 million people at once. लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को वो टेस्ट केस बनाएंगे, हम पाकिस्तान को वो क्लाइमेट का पायलट प्रोजेक्ट बनाएंगे कि हम इंशाअल्लाह ताला जब रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के फेज में दाखिल होंगे, जब इन सारे लोगों के जो घर डैमेज हुए हैं, डिस्ट्रॉयड हुए, उनको एक बार फिर से तामीर करेंगे, जब हम हमारा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार फिर खड़ा कर देंगे, इस बार we'll make it build back better, we'll build back greener, we'll build back in a more resilient manner, और हम इंश्योर करेंगे कि इस तरक्की का फ़ायदा उन इलाकों के मुकामी लोगों को पहुँचे, ताकि उनको रोज़गार मिले और वो अपने हाथों से एक तामीर नौ का सिलसिला शुरू करें। ये मेरे ख्याल में कोई पार्टिजान इशू नहीं होना चाहिए, और पूरे पाकिस्तान के सियासी जमातों को जहाँ तक सैलाब है, सैलाब के मुतासरीन हैं, क्लाइमेट कैटास्ट्रफीज के बारे में जो एक्शन है, उस पे हमें एक पेज पे आना पड़ेगा, एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम कंसेंसस के साथ
इस मसला से निकल सकते हैं। मगर मेरा अपील है, दरख्वास्त है कि बड़े बाकी सियासी इश्यूज चलते रहेंगे, हमारा जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनको ना भूले। आज तक वो खुले आसमान तले इंतज़ार में है उनका कि कोई मदद पहुँचे। मैं अगर गिनवाना शुरू कर दूँ आपके लिए तो उन 33 मिलियन में से 16 मिलियन आर चिल्ड्रन, उन 33 मिलियन में से 600,000 आर प्रेग्नेंट वुमेन जिन्होंने आने वाले महीनों में they have to give birth. And 33 million people are not only facing the consequences of the floods and the lives and the damage to property, मगर waterborne diseases की वजह से एक health crisis का खतरा है। health crisis के साथ साथ जहां हमारा खरा फसल को ये सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ है, मॉनसून्स की वजह से नुकसान हुआ है, ज़राए मईशत को इतना नुकसान हुआ, आई थिंक इट्स 4.3 और 5 मिलियन एकर्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड। तो ये पाकिस्तान का पूरा मईशत पे असर करता है और फिर हमारा मुआशी मुश्किलात भी होंगे। तो एक के बाद एक इतना बड़ा पैमाने पे एक कैटास्ट्रॉफी है और मैं समझता हूँ कि अगर ये कहीं भी होता तो उस मुल्क के लिए उस मुल्क के अवाम के लिए एक ही नेशनल इशू होता कि हम कैसे अपने मुतासिर भाई बहनों को मदद करें। तो इस कॉज के लिए हम सब आप सबका साथ चाहते हैं, आप सबका मदद चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद के साथ हम इस मुश्किल से निकल सकेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ तक पाकिस्तान का जमहूरी सफ़र है, जहाँ तक हमारा जमहूरी सफ़र है, हमारा आईनी सफ़र है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो भी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं, हम सब मिलके एक यूनिटी ऑफ पर्पस के साथ पाकिस्तान में ना सिर्फ जमहूरियत का दिफा करेंगे, पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम का दिफा करेंगे, मगर इंश्योर करेंगे कि आगे जाके हम अपना नया नस्ल को इंतहा पसंदी से बचा सकेंगे। और वो ना सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी मगर सियासी इंतहा पसंदी जिसका हम आजकल मुकाबला कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में सियासी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा रहा है मगर भारत में भी सियासी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा रहा है, यूरोप में सियासी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा रहा है, अमेरिका में सियासी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान का सियासी इंतहा पसंद के निशाने पे इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद का घेराव है, तो अमेरिका के इंतहा पसंदी के निशाने पे उनका भी वाशिंगटन डीसी है, उनका भी जमहूरी निज़ाम है और उनका जमहूरी निज़ाम का गिराव करने का साजिशें चलते रहेंगे। लेकिन हम अपना नया नस्ल पे उम्मीद करते हैं कि वो सच के साथ देंगे, वो जमहूरियत के साथ देंगे, वो तरक्की के साथ देंगे और वो इंतशार को, इंतहा पसंदी को और एक आदमी का अना को रद्द करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को इसी तरह तरक्की करते हुए देखना चाहता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया. For the rest of us, this conference is now closed. Thank you so much for joining us, AJCon 2022. ਓਏ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਏ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲਦੇ